Hello everyone, this is Mayank Kothari and today in this lecture we are going to start with the practical questions of risk analysis and capital budgeting. सारे कॉन्सेप्ट्स आपने देखे और बीच बीच में मैंने आपको ये भी बोला था कि आप क्वेश्चंस को रेफर करना, तो हो सकता है आपने सारे कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद में इस वीडियो पे आप इस वीडियो को आप देख रहे हो या फिर हो सकता है किसी बीच में से ही आप इस वीडियो को देख रहे हो। सो जो भी केस होगा कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से शुरू करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर के रिस्क एनालिसिस के। अब अच्छी बात मैं आपको बता दूं, ये जो रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग है इसके क्वेश्चंस अब आपको इजी जाएंगे। लास्ट में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग के क्वेश्चन एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो 5-10 क्वेश्चन जो रहेंगे स्टार्टिंग के, वो हर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रहेंगे। उसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दोबारा नए तरीके से मैं आपके सामने लेके आऊँगा। जहाँ पे भी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और मेरे को लगता है कि यार चलो ठीक है ये तो आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। तकरीबन 31 क्वेश्चंस है जो कि हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। अब ध्यान देने वाली बात क्या है सर? ध्यान देने वाली बात यह है कि 31 में से मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन हम करेंगे और 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे। बेसिक से शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि अरे ये तो चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन आप ये सारे क्वेश्चन जो है 5-7 स्टार्टिंग के छोड़ के चलिएगा। ये ना आपके एग्जाम में आएंगे और ना ही आपको मतलब एग्जाम में आपके आने वाले नहीं हैं, तो इतना इम्पोर्टेंस आपको उनको देना नहीं है। लेकिन सीखने के लिए, किसी भी शिखर पे पहुंचने के लिए शुरुआत पहले स्टेप से करनी पड़ती है, बट डेस्टिनेशन और अल्टीमेट थिंग वो नहीं होती, ऊपर पहुंचने वाली होती है। सो आइए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं सर हमारे चैप्टर में। सो दिस इज चैप्टर नंबर 8, रिस्क एनालिसिस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। In the above example, chances that the cash flows will be 3 lakh, 2 lakh and 1,20,000 are 30%, 60% and 10% respectively। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको ये बताता है कि प्रोबेबिलिटीज को कैसे यूज करना है कैश फ्लोज के साथ। आपको अगर याद होगा हमने फर्स्ट वीडियो में ये देखा था कि 3 हिस्सों में हमने इस चैप्टर को बांटा था। एक तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक थी, कन्वेंशनल टेक्निक्स थी और अदर टेक्निक्स थी। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में सबसे पहला पॉइंट था प्रोबेबिलिटी, और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटीज जब दी होती है तो हम कैश फ्लोज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन ये दिया है कि अजम्पशन, बेस्ट गेस कि कैश फ्लोज 3 लाख होगी, इसकी चांसेस 30% है, 2 लाख होगी इसके चांसेस आपके 60% दिए हैं और 10 लाख होगी इसके चांसेस आपके 10% दिए हुए हैं। फाइंड आउट द नेट कैश फ्लोज। आपको पता क्या लगाना है कि नेट कैश फ्लोज कितनी हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नेट कैश फ्लोज कैसे निकालोगे? पहला टेबल कैश फ्लो का, फिर आप लोगे प्रोबेबिलिटी का और मल्टीप्लाई कर दो कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से। सो 3, 2, 1। प्रोबेबिलिटीज आपके पास में जो दी हुई है 30, 60, 10, टोटल मिला के हमेशा 100% होना चाहिए। ये एक बार चेक कर लेना। अगर 100% नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो 3 लाख से 30% को मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000 आता है। 2 लाख को करोगे तो 1,20,000 आता है। 1 लाख को करोगे तो आपका 10,000 आता है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो 1,20 और 90 होता है 2,10,000 और 2,20,000, यानी आपका एवरेज जो है नेट कैश फ्लोज अगर मैं बोलूँ तो 2,20,000। यानी कि भले ही आपको लग रहा है कि इन 3 कैश फ्लोज आपको क्या लग रहा है कि हो सकता है मेरे अगले साल की कैश फ्लो 3 लाख हो या 2 लाख हो या 1 लाख हो, एवरेज आउट जब आपने किया, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट प्रोबेबिलिटीज आर देयर, मतलब 30% चांस 3 लाख के हैं तो 3 लाख के करीब रहेगा। 60% चांसेस 2 लाख के हैं, यानी कि आपके जो फाइनल फिगर है वो 2 लाख के बहुत नज़दीक रहेगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी 2 लाख के पास में, इसीलिए आपका फाइनल आंसर अगर आप देखोगे तो 2,20,000 आया है। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। खत्म, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखो, पॉसिबल नेट कैश फ्लोज ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। आपको क्या दिया है कि प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, 2 प्रोजेक्ट दिए हुए और उनकी पॉसिबल नेट कैश फ्लोज दिए है और उनकी प्रोबेबिलिटीज भी दिया आर गिवन एज बिलो। डिस्काउंट रेट आपको दिया है 10% का फॉर बोथ द प्रोजेक्ट। इनिशियली इन्वेस्टमेंट, इनिशियली नहीं आना चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो ये एक करेक्शन आप यहाँ पे करेंगे।
this is initial investment. So for both the project, initial investment is 10,000. Calculate the expected net present value for each project. Which project is preferable? अल्टीमेटली निकालने क्या बोला है आपको? NPV, और ये हम पिछले चैप्टर में ही देख चुके हैं. सो NPV का कॉन्सेप्ट बोलता है सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. अब लेकिन दिक्कत क्या जाएगी आपको इतना इजी नहीं है. अब आपको दिया हुआ है ये डिटेल और आपको बोला हुआ है कि देखो 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है सर. हाँ, 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है दोनों प्रोजेक्ट में, और आपको पॉसिबल इवेंट्स भी दिए हुए कि कैश फ्लोज क्या हो सकते हैं. एनुअल तो नहीं है, एक बार चेक करने दो. हाँ, एक ही साल का है. सो ये क्वेश्चन कैसा है देखो, आपको पॉसिबल इवेंट दिया है ABCDE. मैं आपकी एक टाइमलाइन यहाँ पे निकालता हूँ. आप कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करो, आपका स्टार्टिंग में 10,000 तो जाना है, 10,000 जाएगा, लेकिन एक साल बाद, ठीक से एक साल बाद कुछ कैश इनफ्लो भी होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया है तो कुछ तो पैसा आएगा ना कहीं से. तो ये पैसा कितना आएगा? ये पैसा प्रोजेक्ट ए लेके चलते हैं. प्रोजेक्ट ए में ये हो सकता है साल के अंत में 8,000 आए, साल के अंत में 10,000 आए, 12,000 आए, 14,000 आए या 16,000 आए. इनमें से कोई भी एक कैश फ्लो होगी. अब 8,000 आने के चांसेस 10% है, 12,000 आने के चांसेस 20%, फिर 40%, फिर 20% और फिर 10%. आपकी चांसेस अलग अलग है. कोई एक कैश फ्लो नहीं है. पिछले चैप्टर में आपके साथ क्या होता था, कोई एक कैश फ्लो दी होती थी, एक ही दी होती थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब माना जाता है 100% इसी को, टोटल 100% होना चाहिए ना. लेकिन अगर आपको सिर्फ 2 दिया होता और प्रोबेबिलिटी नहीं रहती, तो आप मान के चलते 50% इसको, 50% इनको. जब तक आपको प्रोबेबिलिटीज़ नहीं दी है तो आप मानोगे कि सर इक्वल प्रोबेबिलिटी जाएगी सबको. लेकिन अगर प्रोबेबिलिटीज़ अलग से दी है तो हम वो कंसिडर करेंगे. तो अब कैसे करोगे सर इस क्वेश्चन को सॉल्व? बहुत सिंपल, NPV ले लो, निकालना है आपको, राइट. सो दिस इज इवेंट ABCDE. अब हम लेते हैं प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज, प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी. फिर हम लेंगे प्रोजेक्ट बी, कैश फ्लोज, प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी. सो ध्यान दो, कैश फ्लोज आपकी प्रोजेक्ट ए की कितनी है? 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 और 16,000. तो पहले मैंने वो लिख लिया, 8, 10, 12, 14, 16. फिर प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेता हूँ कि इनके होने के चांसेस कितने, 10, 20, 40, 20, 10. ठीक है. फिर उसके बाद 800 मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर. 800 आया, उसके बाद आपका यहाँ पे 2,000 आएगा, फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4,800, 2,800 और 1,600. अब हम कर लेंगे सर हमारे कैश इनफ्लो की, दिस इज़ कैश इनफ्लो की टोटल की एवरेज आउट करने के बाद में, यानी वेटेड एवरेज किया है हमने. 800 प्लस 2,000, 4,800, 2,800 प्लस 1,600. सो ये आता है कि एवरेज करने पे 12,000 आप साल के अंत में कमाओगे. सेम चीज़ हम दूसरे इसमें करने वाले हैं, 4, 20, 16, 12 और 80,000. ओहो, आई थिंक वो 8,000 था, लेकिन 80,000 लिखने में आया है. आप उसको ना 8,000 कर दो फिलहाल के लिए. 4, 20, 16, 12 और 8.
प्रोबेबिलिटीज़ 10, 15, 50, 15, 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 3000, 8000, ये आएगा कुछ 1800 और ये आएगा आपका 800। करें टोटल। $14,000। ठीक है, दिस इज कैश इनफ्लो। अब ये कब हो रही है ये ध्यान में दो। आपके पास में ये टाइमलाइन है, आपके पास में ये टाइमलाइन है। एक साल के अंत में ये आपको प्रोजेक्ट ए में 12,000 का एवरेज मिल रहा है और यहाँ पे प्रोजेक्ट बी में 14,000 मिल रहा है, जबकि प्रोजेक्ट ए में स्टार्टिंग में 10,000 जा रहा है और बी में भी उन्होंने बोला 10,000 जा रहा है। एनपीवी कैसे निकालोगे? एनपीवी आपको स्टार्टिंग में निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है। तो जो आउटफ्लो है वो तो इसी टाइम का है, लेकिन इनफ्लो एक साल बाद का है, उसको खींच के लेके आना पड़ेगा एक साल के फैक्टर से। सो आपका एक साल का फैक्टर बनता है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, 0.909। प्रोजेक्ट ए में भी 0.909, क्योंकि दो अलग अलग प्रोजेक्ट है, साल तो अंत में एक ही है। मल्टीप्लाई करके आपको आ जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, दैट्स 10,908। दैट्स 12,726। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 10,000। So the NPV will be 908 and 2,726। खत्म। ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपको आखिरी में ये भी पूछता है कि सर आपने कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए। ध्यान अगर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उसके बाद बताओ कि विच प्रोजेक्ट इज प्रिफरेबल। आप एनपीवी के भरोसे कौन सा प्रोजेक्ट और किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट प्रिफरेबल है? सर जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी सबसे ज्यादा होती है वो प्रोजेक्ट हमारा प्रिफरेबल होता है, 2,726 वाला। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोजेक्ट बी विथ higher NPV is preferable. So this is it. This is what the answer of this entire question is. एक सेकेंड होल्ड करना, ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटीज फॉर नेट कैश फ्लोज फॉर 3 ईयर। प्रोबेबिलिटी आपको दी है नेट कैश फ्लो की 3 साल की, 3 इयर्स प्रोजेक्ट आर एस फॉलोज। अभी तक मैं आपको बताता हूँ, आपने एक चीज अगर पढ़ी थी स्टार्टिंग में, एक जगह अपन आए थे जहाँ पे हमने सिर्फ एक छोटा सा देखा था। ये क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरी में अगर आप देखोगे तो हाउ विल यू क्लासिफाई एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर सिंगल पीरियड, और फिर था एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर मल्टी पीरियड। अभी देखो मेरे हाथ के पीछे में ना ये थोड़ा सा ऐसा आ रहा होगा, बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं आ रहा है। रीज़न मैं बताता हूँ आपको, बैकग्राउंड प्रॉपर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पीछे जो लाइट है ऊपर वो हो गई ख़राब। अब वो ख़राब होने की वजह से मेरे पीछे लाइट ही नहीं पड़ रही है, या सर पे लाइट ही नहीं पड़ रही है, और सर पे लाइट नहीं पड़ने की वजह से या मेरे पीछे अंधेरा या लाइट नहीं आने की वजह से मेरे पीछे छाव आ रही है। इसलिए जब भी मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आपको छाव दिखेगी। 1-2 लेक्चर ये चलेगा, मैं ठीक करवाने वाला हूँ, मैंने कह दिया है ऑलरेडी, बट दे आर कमिंग एंड मेरे को आप तक लेक्चर्स भी पहुँचाने हैं, इसलिए मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। सो दे विल कम एंड दे विल फिक्स दिस इशू सून। आई एम सॉरी फॉर दैट।
तो आपने पहले देखा एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू सर सिंगल पीरियड का दिया हुआ है, अब नीचे दिया है एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू मल्टी पीरियड का। तो अगर आपको ध्यान में, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा वो था सिंगल पीरियड का, अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो मल्टीपल पीरियड का है। अभी तक जो क्वेश्चन देखा यहाँ पे आउटफ्लो और 1 साल के बाद में क्या पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं, उसको खींच के लेके आया और आउटफ्लो में से माइनस किया तो एनपीवी आ गया। लेकिन अब क्या सर, आउटफ्लो यहाँ पे होगा, 1 साल बाद में 3-4 कैश फ्लो होगी, उसकी एक्सपेक्टेड निकालो, फिर 1 साल बाद में यानी दूसरे साल में 3-4 कैश फ्लो होगी, उसकी एक्सपेक्टेड निकालो, फिर और होगी उसकी एक्सपेक्टेड निकालो, और ऐसा कितनी बार भी चल सकता है। अब बताओ एनपीवी कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बहुत ही अच्छी बात। Probabilities for the next cash flows of 3 years, sorry, for the net cash flows of 3 years, a project are as follows. So आपको ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 की अलग अलग कैश फ्लोज जो होंगी उसकी प्रोबेबिलिटीज और कैश फ्लोज दिया हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छी बात क्या है, अगर आप लॉजिक लगाओगे तो इन्होंने क्वेश्चन आसान रखने के लिए हर साल की कैश फ्लो सेम रखा है, 2000, 4000, 6000, 8000, 2000, 4000, 6000, 8000, 2000, 4000, 6000, 8000, लेकिन उन्होंने प्रोबेबिलिटीज़ बदल दी, और क्योंकि प्रोबेबिलिटीज़ बदल दी है तो आपकी जो 3 कैश फ्लोज आएगी वो अलग अलग आएगी। अब नीचे लिखा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज, यानी कि एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको। ऑल्सो कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज 3 आएगी, पहले साल की 1, दूसरे साल की 1, तीसरे साल की 1। जो ये वाली कैश फ्लोज है इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, टोटल करो तो 1, वैसे ही दूसरे साल की 1 और तीसरे साल की 1 और, ऐसे 3 कैश फ्लो आएगी। उन 3 को प्लस ये 10,000 के आउटफ्लो को कंसिडर करके 10% से डिस्काउंटिंग करके आप बताओ एनपीवी कितनी है। सॉल्व कर सकते हैं क्या सर? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी क्योंकि क्वेश्चन का बेसिक है तो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 ईयर 1 कैश फ्लोज प्रोबेबिलिटीज, कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी। क्या बोला उन्होंने? 2, 4, 6, 8। ठीक है, उसके बाद 10, 20, 30, 40। फिर मल्टीप्लाई किया 200, 800, 1800 और 3200। सही लिखा है। टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, यानी कि बार कैश फ्लो हम बोलते हैं या मीन बोलते हैं उसको। 8 और 2 हज़ार, 3 और 1 4, 5 और 6,000। ठीक है, 6,000 ये आ गया पहले साल का। उसके बाद ईयर 2 फिर से सेम कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी। यहाँ क्या बदल रहा है सर? प्रोबेबिलिटीज़ 20, 30, 40, 10। सो दिस इज 400, 1200, 2400 एंड 800। ठीक है, टोटल करें। सो यहाँ पे भी बार कैश फ्लो आएगा, मैं इसको 2 नाम दे देता हूँ, बार कैश फ्लो 1 नाम दे देता हूँ ताकि समझने में आप सही रहेगा। 12, 4, ठीक है, 2000, 2 और 2 4, 4800 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ईयर 3 कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी, कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी। 2000, 4000, प्रोबेबिलिटीज़ देखो 30, 40, 20, 10। सो
600, 1600, 1200 और 800. दिस इज़ बार कैश फ्लो 3. ना 12 और 8 2000, 3000, 4200. ये आपकी कैश फ्लोज है. मैं एक बार टोटल फिर से कर लेता हूँ. 6000. ठीक है, बाकी तो सही होगा. तो ये आपने 3 कैश फ्लोज निकाल ली. अब आप सर बोलोगे कि सर आप एक ही लाइन में निकाल सकते थे, इतनी जगह आगे में छोड़ी क्यों? छोड़ने का पर्पज़ है क्योंकि चौथा और पांचवा क्वेश्चन भी हम इसी वर्किंग के साथ में सॉल्व करेंगे. अब आती है बारी कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू आप हमेशा जैसे निकालते थे वैसे ही निकालना है सर. 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और प्रेजेंट वैल्यू कितना फैक्टर बोला है उन्होंने? 10% बोला है. सो ईयर 0, 1, 2, 3. इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में कुछ है क्या, बताओ? हम किसी भी प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है हमारा? 10,000 रुपये. एट 1 0 टाइम फैक्टर 1 होता है, तो आपका ये 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फिक्स हो गया. लेकिन इसके बाद अगले साल हमको कौन सी कैश फ्लो मिलेगी? कितनी होगी हमारी कैश फ्लो अब? 6,000 जो हमने एक्सपेक्टेड निकाला. फिर 4,800 और फिर होगी आपकी 4,200 जो हमने निकाला है प्रोबेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए. 6,000, 4,800 और 4,200 फैक्टर्स लेंगे तो 0.909. सर आप इतना कैसे एक्यूरेसी के साथ लिख लोगे इसको? क्योंकि मुझे 10% का याद हो गया बच्चा. मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम 5 से 5 साल से. तो ये सब चीज़ें अपने आप याद हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें. सो 0.909826751. हाँ, हो सकता है कहीं मैं गलतियाँ करूँ, मिस्टेक्स कैलकुलेशन की हो सकती है. तो अगर कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी तो इट्स लाइक आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बट यू शुड मेक द चेंजेस. क्योंकि अल्टीमेटली जो हुआ सो हुआ, चेंजेस करना ज़रूरी है. मोर मुझे इन्फॉर्म भी करो ताकि उस वीडियो को मैं फिर से रिकॉर्ड करके उसमें करेक्शन कर सकूं. तो यहाँ पे आपका आएगा 5454, फिर 3965, 3154. सो ये आ गया आपका 12,573 में से 10,000 अगर माइनस कर दो तो 2573 इज़ योर NPV. आपका आंसर यहीं पे आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का. पॉजिटिव NPV है, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए. खैर क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. हम तो बस अपने मन से आंसर दे रहे कि हाँ सर कर लो एक्सेप्ट, क्या जाता है. ठीक है, आप ये वाला फाइनल वर्किंग लिख लो. उसके बाद में मैं आपको 2 मिनट के बाद नया क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूँगा. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 साथ साथ में हम डिस्कस सॉल्व करेंगे.
बड़े सर आगे ध्यान देंगी। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखिए, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, मैं आपके साथ में क्या कर रहा हूँ ये भी मैं बताता हूँ। धीरे धीरे मैं आपको इस क्वेश्चन के तह तक लेके जा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस करा के आपको वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा रहा हूँ। कुछ 12 क्वेश्चन के बाद में आपके रियल क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, मतलब ये रियल क्वेश्चंस अभी आप मान के चलो क्वेश्चन नंबर 6 से चालू हो जाएंगे, जहाँ पे एग्जाम में आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे देखेंगे, कैलकुलेट द वैरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ फिगर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन 3 हमने देखा उसके अंदर में जो फिगर्स दी है उसके बेसिस पे वैरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालोगे। उसके बाद में कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब यहाँ पे आपका पहला वाला जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर ये 3 कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ लिए तो। उसके बाद में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट और ये वो सब चल आगे चालू होएगा। अब सर क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने देखा है उसमें जो फिगर्स दी है, कैश फ्लोज दी है, उसको ध्यान में रखते हुए बताओ कि वैरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। सबसे पहले रिवाइज कराता हूँ वैरिएंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वैरिएंस का मतलब होता है कि जो भी मीन फिगर आपने निकाली है, आपका मीन निकला है या बीच की फिगर निकली है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकली है, उससे कितना डेविएट होगा। अब पहले तो हम फॉर्मूले से आंसर निकालेंगे और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि उसको इंटरप्रीट कैसे करते हैं रियल लाइफ में। सो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करना ज़रूरी है लेकिन समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वैरिएंस। तो सबसे पहले वैरिएंस की बात करते हैं। वैरिएंस इज नथिंग बट कैश फ्लोज माइनस बार कैश फ्लोज, पहला स्टेप। उसके बाद पहले तो आप डेविएशन निकालते हो कि मीन से हर कैश फ्लो कितना दूर है। उसके बाद आप करोगे स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप कर दोगे टोटल। ये हो गया आपका वैरिएंस। क्योंकि 3 अलग अलग साल में 3 तरह की कैश फ्लोज दी है तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में 3 वैरिएंस आएंगे और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आएंगे। सो अगर आप ध्यान दोगे तो कैश फ्लोज ये रही, बार कैश फ्लोज ये रही, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लो। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैश फ्लोज माइनस बार कैश फ्लोज। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी। सो 2000 में से 6000 गए माइनस 4000, फिर 4 में से 6 माइनस 2000, फिर 6 में से 6 गए 0 और 8 में से 6 गए 2000। अगला स्टेप क्या था सर, निगेटिविटी हटाने के लिए हम स्क्वायर करते थे और उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे। ये चीज़ हम एक साथ करेंगे अदरवाइज़ फिगर्स बहुत बड़ी आएगी, तो ये कैलकुलेटर पे करना है आपको, ठीक है। ध्यान दो 4000 निगेटिव में है, ले लो निगेटिव लेना है तो उसका कर लो सर स्क्वायर। आपने स्क्वायर कर लिया और मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी से जो कि है 10.10। सो ये आ गया 16 लाख, ठीक है। फिर ऐसे ही 2000 के साथ करेंगे हम, 2000 निगेटिव है उसका कर लो स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी से तो वो आएगा 0.20, सो दैट्स 8 लाख। ज़ीरो का तो ज़ीरो आएगा आंसर और यहाँ पे भी आएगा 8 लाख। सो आपका फाइनल आंसर आता है सर 32 लैक्स वेरिएंस। दिस इज़ कॉल्ड एज वेरिएंस, या फिर आप उसको अगर डिनोट करना चाहो सो इट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा स्क्वायर, 32 लैक्स, ठीक है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। सॉरी पहले तो सिर्फ डेविएशन निकाल लो। सो दैट्स आई थिंक माइनस 2800, this is minus 800, this is 1200 and this is 3200। अब हम निगेटिविटी हटाने के लिए करते हैं स्क्वायर और मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी से। $1568,
192, 576, 1024 टोटल। सो दैट्स 3360,000 और ये है आपका सिग्मा स्क्वायर 2 ले लेता हूँ, ये 1 ले लेता हूँ, मतलब फर्स्ट ईयर का वेरिएंस, सेकंड ईयर का वेरिएंस। सेम चीज़ यहाँ रिपीट करता हूँ तो फटाफट आंसर निकालूंगा, आपके साथ बातें कम करूँगा। $1452, 16,000, 1800 का स्क्वायर है 3240 इंटू 0.20, 6,48,000। 3800 का स्क्वायर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 0.10, दैट्स 14,44,000। $35,60,000। दिस इज वेरिएंस फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, आपके तीनों वेरिएंस आ गए। मैं तीनों वेरिएंस पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, वेरिएंस फर्स्ट ईयर, वेरिएंस सेकंड ईयर और वेरिएंस थर्ड ईयर। 32,00,000, 33,60,000 और 35,60,000। $35,60,000 ये हो गई कहानी। अब बात करते हैं सर स्टैंडर्ड डेविएशन की पहले तो, और फिर आखिरी में मतलब बताऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे इंटरप्रीट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ये हमने पढ़ा था। क्यों ये स्क्वायर रूट करते हैं सर? जो एक्स्ट्रा स्क्वायर वाली स्टेप दी थी ना आपने निगेटिविटी हटाने के लिए, उसको रिमूव वापस कर सकते हो उस स्टेप को स्क्वायर रूट डाल के। 2 का स्क्वायर होता है 4 और वापस ये स्क्वायर का इफेक्ट हटाना है तो 4 को स्क्वायर रूट कर दो तो आता है 2। ये कॉन्सेप्ट के साथ ही ये चीज़ इम्प्लीमेंट की गई। तो अब हम निकालेंगे सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईयर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईयर 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईयर 3। तो वो होगा सर स्क्वायर रूट ऑफ 32 lakhs, square root of 33,60,000 and square root of 35,60,000 करो। जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आता है 1788.85। सो मैं उसको 1788.85 लेता हूँ। उसके बाद 33,60,000 का स्क्वायर 1833.03, 35,60,000 का स्क्वायर रूट 1886.80, 1886.80।
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नीचे में लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1788.85 मीन्स expected cash flow for first year is, ठीक है, पहले साल की आपकी कैश फ्लोज 6,000 रुपये होगी। एक्सपेक्टेड यानी कि बार वाली बात आ जाती है। सो पहले साल की कैश फ्लोज आपकी 6,000 रुपये होगी, ₹6,000, बट इट में डेविएट बाय या फिर गो अप और डाउन बाय ₹1788.85। ये होता है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसका मतलब आज से ठीक 1 साल में मैं 6,000 रुपये कमाऊंगा, ये एक्सपेक्टेड है। मुझे कैश इनफ्लो 6,000 रुपये की होगी, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये 6,000 रुपये 1788.85 से ऊपर भी जा सकता है, 1788.85 से नीचे भी आ सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द रेंज। 6,000 रुपये होगी, लेकिन वो 1788.85 से ऊपर भी जा सकता है और 1788.85 से नीचे भी जा सकता है। सो कहीं ना कहीं इस लिमिट के अंदर में जो मैंने रेड लाइन निकाली है, आपकी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फॉर फर्स्ट ईयर होगी। ऐसे ही आप सेकंड ईयर का इंटरप्रिटेशन कीजिए, ऐसे ही आप थर्ड ईयर का इंटरप्रिटेशन कीजिए, और आपका आंसर आपको पता चल गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एक स्टैंडर्ड फिगर जो डेविएट करेगी, मतलब दूर जाएगी या फर्क आएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू से। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो 6,000 एंड 6,000 से स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो है 1788.85। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत इतना पीछे ही जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आपकी कैश फ्लो हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी इस लाइन के अंदर में 6,000 भी हो सकती है। बट ऊपर 1788.85 और नीचे 1788.85 ये स्टैंडर्ड है। मतलब इस दरमियान आपका फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो होगा। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज। वरायंस का एज सच कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप बोलोगे सर ये वरायंस 32 लाख का जो ये समझाओ, तो ये आप ना ही समझो तो बेटर, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं होता। एक जरिया है वरायंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप रियल लाइफ में इंटरप्रीट कर सकते हो, वरायंस को नहीं कर सकते। बट वरायंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये एक ही है। ये रिप्रेजेंट करता है कि रिस्क कितना है। आपको रिस्क कितना है सर? 1788, मतलब 1788 रुपीज़ आपका ऊपर नीचे हो सकता है कैश फ्लोज। ये है मतलब फर्स्ट ईयर का। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे बढ़े सर कि आप लिख लोगे? ठीक है, लिख तो लोगे, आपको स्लाइड्स मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो। आप एक काम करो, लिख लो, मैं पानी पीता हूँ तब तक।
आइए, अब आपको अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे निकालेंगे? 3 में तो डिफिकल्ट हो जाएगा। 3 में आपको 3 अलग अलग साल दिए हुए हैं, 3 में नहीं निकल सकता। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। 3 में तो नहीं निकल सकता, तो मेरे को ना एक बार देखने दो, 2 मिनट होल्ड करना बस। थोड़ी सी गलती हुई है हम लोगों से, मतलब यहाँ क्वेश्चन में ही दिक्कत थी, इसीलिए ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ये 2 होना चाहिए था, और ये होना चाहिए था आपका 2 एंड 4। यानी कि हमको जो डेटा निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन का, वो क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रोजेक्ट ए और बी का डेटा लेके निकालना था। सो हमने थोड़ी सी गलती कर दी। और हाँ, प्रोजेक्ट ए और बी में आपका कैश क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पॉसिबल है। तो इसके आंसर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, इसके आंसर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, और जो ड्राइव पे आंसर मैं अपलोड करूंगा वो क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से रहेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से सॉल्व कर दिया है, तो मैं आपको बताता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल है। अब आंसर को आप मत बदलो, ठीक है, आप यहीं पे अगर हो सकता है तो आप 2 क्वेश्चन बना लो, चौथे और पांचवे को, और 4.1 और 4.2 बना लो, 4.1 और 4.2 बना लो। चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहने देंगे, कुछ नहीं छेड़ेंगे इसको। 4.1 बनाओ और उसमें सिर्फ ये लाइन बदल दो क्वेश्चन नंबर 2, और 4.2 बनाओ, सॉरी 5.1 बनाओ और उसमें 2 एंड 4 कर दो। तो आपको जो ड्राइव पे आंसर मिलेंगे वो 4.1 और 5.1 के मिलेंगे। लेकिन मैं जब यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ 4 और 5, वो हमारी जो गलती हम कर चुके हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज नथिंग बट, पहले तो ध्यान देंगे, रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। सो रिस्क इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, रिस्क किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क होता है, और हमारे यहाँ पे रिटर्न है कैश इनफ्लो, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है, मैंने क्यों बोला कि क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग साल दिए हुए हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि 3 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हो, जैसे वेरिएंस 3 आए, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 आए, वैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी 3 आएंगे आपके। अब जबकि जो 4.1 और 5.1 आप सॉल्व करोगे तो उसमें 2 आंसर, प्रोजेक्ट ए का एक आंसर, प्रोजेक्ट बी का एक आंसर आएगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर is nothing but standard deviation of the first year, which is 1788.85 divided by the cash inflow for first year, that is 6000 ही थी ना, ये रही 6000, और ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही CV of 2 और CV of 3 अब आप निकालेंगे। दैट्स 0.30 ले लेता हूँ क्योंकि 29 है, 8 है, सो 0.30 ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या पता है, 1 रुपए के इनफ्लो के लिए 0.30 यानी 30 पैसे का रिस्क आप उठा रहे हो। 30 पैसा आपका ऊपर नीचे हो सकता है 1 रुपए के इनफ्लो के लिए। सो ऐसे ही CV2 और CV3 आप निकालेंगे, और उसके बाद में ये आंसर खत्म। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मैं फिर से मतलब समझा देता हूँ, ध्यान देना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है सर कि हर यूनिट ऑफ कैश इनफ्लो, इस क्वेश्चन में इनफ्लो है, रिटर्न नहीं, हर यूनिट ऑफ कैश इनफ्लो के लिए, हर 1 रुपए के कैश इनफ्लो के लिए कितने रुपए का रिस्क उठा रहा हूँ, 30 पैसे का रिस्क उठा रहा हूँ। दैट्स इट। ये 30 पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि 1 रुपये अगर मैं बोल रहा हूँ कि आ सकता है, इसका मतलब वो 1 रुपये 30 पैसे तक या 70 पैसों तक, 1 से लेके -30 या +30,
सो 0.70 से 1.30 के बीच में कुछ भी वो एक्चुअल कैश फ्लो हो सकता है। बोलने के लिए तो 1 रुपये बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो होगा वो थोड़ा डेविएट करेगा। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। जस्ट नोट डाउन दिस आंसर। 2 मिनट ले लो, फटाक से नोट डाउन कर लो। CV2 CV3 आप निकाल लो यहीं पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं सर। अब थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन और ये बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारी अब बढ़ेगी, ध्यान देना। एन एंटरप्राइज इज इन्वेस्टिंग 100 lakhs इन अ प्रोजेक्ट। एक एंटरप्राइज है, एक कंपनी है जो कि 100 लाख रुपए एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या करने वाली है। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7% एंड द रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट इज 7%। द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years। फॉलोइंग आर द कैश फ्लोज दैट आर एस्टिमेटेड ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। उन्होंने बोला कि देखो, बिना किसी प्रोजेक्ट रिस्क के मैं 7% कमा सकता हूं। मैं मयंक कोठारी सोच रहा है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं 100 लाख रुपए का, यानी 1 करोड़ का। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करूं, ध्यान देंगे मेरी बात पे, अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे 1 करोड़ रुपए का, तो आप फ्री में बिना किसी रिस्क के बैंक में ये पैसा रख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट बना सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में कोई रिस्क नहीं होता, जीरो रिस्क होता है। ये 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे तो बिना कुछ मेहनत किए 7% आप साल भर में कमाओगे, यानी 1 करोड़ पे 7 लाख का इंटरेस्ट बिना मेहनत किए। दिस इज कॉल्ड एज रिस्क फ्री। लेकिन आप बैंक में ना रखते हुए, आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाओ दिमाग में, ऐसा इमेजिन करो, मेरे एक साइड में बैंक है, मेरे एक साइड में प्रोजेक्ट है, बैंक में इन्वेस्टमेंट करूं, कोई रिस्क नहीं है, 7% कमाऊंगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूं तो रिस्क है, और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने में मिनिमम 7% तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क के 7% मिल रहा, तो और इस कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो 7% कम से कम है। अब क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैं रिस्क उठा रहा हूं, तो रिस्क उठाने का भी मेरे को रिटर्न एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो इतनी सी चीज आप समझ रहे हैं क्या? दिस इज बैंक, दिस इज प्रोजेक्ट। बैंक में 7%, प्रोजेक्ट में 7%। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप बोलोगे? बैंक में, क्योंकि इधर रिस्क है 0 और ये बहुत ज्यादा रिस्की है। भैया जब बिना रिस्क उठाए 7% कमा सकता हूं, तो रिस्क उठा के 7% कमाने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। रैशनल पर्सन हमेशा फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कराएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे तो सर सारे बिजनेस बंद हो जाते, कोई भी अपनी दुकान खोल के नहीं बैठता, कोई भी स्टील इंडस्ट्री नहीं डालता, कोई भी जियो नहीं खोलता, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं मार्केट में, यानी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है मार्केट में, यानी लोगों ने रिस्क लिया है मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनको 7% से यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा मिलना भी चाहिए, हो सकता है 15, 20, 100 कुछ भी परसेंटेज हो, डिपेंड करता है रिस्क कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही बोलता है कि चलो ठीक है, अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 7% रिस्क फ्री प्लस 7% प्रीमियम और देंगे, यानी कि 14% रिटर्न मिलेगा। उतना ही पैसा अगर आपने प्रोजेक्ट में लगाया तो। इस प्रोजेक्ट की लाइफ है 5 साल की, और आपको कैश फ्लोज दिए गए हैं नीचे में कि 5 साल में, अगले जो आने वाले 5 साल है उसमें क्या क्या कैश फ्लोज होगी। कैलकुलेट करो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द रिस्क फ्री रेट एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट। अब वो आपको 2 एनपीवी निकालने बोल रहा है। पहला तो आप रिस्क फ्री रेट पे ही एनपीवी निकाल के बताओ कि यार अगर मैं कहीं ऐसी जगह डालता तो कितना मेरा एनपीवी रिटर्न मतलब निकलता रिस्क फ्री रेट पे, और अगर मैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट लेके निकालता हूँ तो कितना मेरा एनपीवी आता है।
रिस्क फ्री रेट पे एनपीवी निकालने का कोई लॉजिक मेरे को समझा नहीं, क्यों निकालेंगे? ठीक है, आओ निकालते हैं, बोला है तो निकालने पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन आपको शायद ये बताना चाहता है कि आप गलती कहाँ और कैसे करोगे। एनपीवी सर बहुत ही सिंपल, एनपीवी कैसे निकालते हो? ईयर कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 7% एंड प्रेजेंट वैल्यू। ज़ीरो से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5, कितना इन्वेस्टमेंट किया? 100 लाख का, और ज़ीरो टाइम का फैक्टर 1 होता है 100। फिर कैश फ्लोज ले लेंगे, 25 60 75 80 65, 7%, 0.935, 0.873, 0.816, 0.763, 0.713। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 25 इंटू 0.935, 23.375, 52.38, 61.20, 61.04, 46.345। एनपीवी आ जाएगी आपके यहाँ पे। दैट्स 144.94। ठीक है, एनपीवी पॉजिटिव आ रही है आपकी। अब हम एनपीवी निकालेंगे एट द रेट ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट। और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट इज़, फॉर्मूला याद करो, रिस्क फ्री रेट तो कम से कम मिलना ही चाहिए, और रिस्क उठाने के लिए रिस्क प्रीमियम भी मिलना चाहिए। सो रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, दैट इज़ 7 + 7, दैट्स 14% पे आप डिस्काउंटिंग करोगे। अब ईयर कैश फ्लोज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 14% एंड प्रेजेंट वैल्यू। सो 0 1 2 25 60 75 80 65, कैश फ्लोज वही रहेंगे। दैट्स 0.877, 0.769, 0.675, 0.592, 0.519। प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करें, 21.925, 60 इंटू 0.769, 46.14,
75 into 0.675, 50.62, 80 into 0.592 is 47.36, and 65 into 0.519 is 33.735. So that's 99.785. सो क्वेश्चन ने बोला था तो हमने सर रिस्क फ्री रेट पे भी एनपीवी निकाल के दिखाई और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट पे भी एनपीवी निकाल के दिखाई। एक चीज़ आपने ध्यान में देना चाहिए कि रिस्क फ्री रेट पे एनपीवी ज़्यादा आ रही थी और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट पे एनपीवी कम आ रही है। क्यों कम आ रही है? बहुत ही सिंपल सी बात है, जब आप रिस्क आपके इवैल्यूएशन में या एनालिसिस में रिस्क इनकॉर्पोरेट कर देते हो, इसका मतलब आप कैश फ्लोज को और कम करके देखते हो कि और कम करके भी क्या हमारा डिसीजन सेम आता है। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो 7% डिस्काउंटिंग करने पे एनपीवी पॉजिटिव आई, आपने 14% लिया यानी कि रिस्क इनकॉर्पोरेट किया और फिर देखा तो भी एनपीवी आपकी पॉजिटिव ही आ रही है। यानी अभी भी आप क्या डिसाइड करोगे कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनपीवी आपकी पॉजिटिव आ रही है। आई बात आपको समझ में ये चीज? ठीक है, बढ़े आगे। बस और क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है, आगे कुछ बोला होता तो मैं आपको और उसका सोल्यूशन देता। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब 7 है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच पे। अब सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच क्या कहता है ये आपको समझना जरूरी है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच कहता है कि सर अनसर्टन कैश फ्लोज होती है, क्योंकि कैश फ्लोज में रिस्क होता है। फिर से मैं बताता हूँ, आप इस प्रोजेक्ट को देखिए। इफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज 45 लाख, कोई भी प्रोजेक्ट में आपको अपने जेब से 45 लाख रुपए डालने हैं और रिस्क फ्री रेट है 5% का। कैलकुलेट करो नेट प्रेजेंट वैल्यू अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। अब वो बोलता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो सीई टेक्निक का यूज करके। सीई टेक्निक क्या बोलती है? सीई टेक्निक बोलती है कि सर आप ये जो कैश फ्लोज एस्टिमेट करते हो ना, आगे के 4 साल के कैश फ्लोज जो एस्टिमेट किए, इसमें रिस्क होता है। गारंटी के साथ बोलो इतने कैश फ्लोज होंगे, होंगे क्या? नहीं हो सकते सर, गारंटी नहीं दे सकता मैं। ये तो मेरा एस्टिमेट है, ये तो मैं सोच के बता रहा हूँ कि अगले साल मेरे इंटर एफएम के इको के 1000 बच्चे होंगे, उसके अगले साल 2000 होंगे, उसके अगले साल 4000 होंगे। ये तो मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ठीक है, बता तो रहा हूँ मैं, लेकिन गारंटी दे सकता हूं क्या? नहीं। यानी कि इस एस्टिमेशन में रिस्क है। अब क्योंकि इस एस्टिमेशन में रिस्क है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच बोलता रिस्क जिसमें होता है उस फिगर्स के साथ में डिसीजन कभी नहीं लेना। तो अगर आपको डिसीजन लेना है कि इंटर एफएम के वीडियोस रिकॉर्ड करने चाहिए, क्लासेस बेचनी चाहिए, तो पहले तो ये बताओ सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। आप ये उसमें से रिस्क हटा दो। 1000 बोला ना आपने पहले साल, आप बताओ कम से कम कितने खींच खींच के लेके आ जाओगे? सर 250 तो लेके ही आ जाऊंगा कंफर्म। अगले साल 500, अगले साल 600, अगले साल 800। ये वो फिगर है जिसमें रिस्क नहीं है और गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं, तो इसको कहते हैं सर्टन। तो अभी जो है ये है अनसर्टन कैश फ्लोस। इसको सी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी सर्टन कैश फ्लोस। इसमें रिस्क नहीं होता, इसमें रिस्क होता है। अब रिस्क की कैश फ्लोज से रिस्क हटा दिया तो रिस्क फ्री कैश फ्लोज बन गए। इसका मतलब यह है हमारे रिस्क फ्री कैश फ्लोज। तो जब इनको डिस्काउंटिंग करेंगे तो रिस्क फ्री रेट से ही करो। रिस्क फ्री कैश फ्लोज को रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंटिंग करो, बेस सेम होना ना। रिस्की कैश फ्लोज को रिस्की रेट से डिस्काउंटिंग करो, रिस्क फ्री कैश फ्लोज को रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंटिंग करो। ये चीज लिखना। तो बस अब बाकी और कुछ समझाने लायक इस कॉन्सेप्ट में बचा नहीं। ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और अल्टीमेटली निकालना एनपीवी ही है। क्वेश्चन नंबर 7, इन्वेस्टमेंट है 45 लाख का और 4 साल।
जो इन्वेस्टमेंट है उसका अगर कुछ नहीं दिया तो सी कोएफिशिएंट 1 मान के चलते हैं। पाँच %, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, सी कोएफिशिएंट 90, 85, 82 और 78। तो यहाँ आगे आपका मल्टीप्लाई करने के बाद 9 लाख, 12,75,000, 16,40,000, 19,50,000। 5% से क्या किया आपने, रिस्क की कैश फ्लो से रिस्क हटा के रिस्क फ्री में कन्वर्ट कर दिया। अब रिस्क फ्री कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग करोगे रिस्क फ्री रेट से। 0.952, 0.907, 0.864, 0.823 मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद 8,56,800, 11,56,425, 14,16,960, 16,4,850 टोटल कर लूँगा तो मेरी एनपीवी आ जाएगी, कहानी ख़त्म। So that's 535,035। ध्यान दो, एक चीज़ कंफर्म है, यहाँ पे नीचे में एक सेंटेंस लिखो, मैं बताता हूँ, आप लिखो तो सही। मैं ही लिख देता हूँ क्योंकि आपको तो उसके साथ लगेगा ना, आपने आंसर लिखा ही नहीं होगा और आप सेंटेंस लिख रहे हो। क्योंकि आपने रिस्क फ्री कैश फ्लोज को रिस्क फ्री रेट से डिस्काउंटिंग किया, तो जो प्रेजेंट वैल्यू आई वो भी रिस्क फ्री हुई और उसकी टोटल करके जो एनपीवी आई वो भी रिस्क फ्री हुई। अब रिस्क फ्री मतलब इतना एनपीवी तो गारंटीड है आपको होगा ही, और जब दिख रहा है गारंटीड प्रॉफिट पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्यों? पहले जब एनपीवी निकालते थे तो रिस्की कैश फ्लोज होते थे, रिस्की कैश फ्लोज, रिस्की रेट, तो प्रेजेंट वैल्यू भी रिस्की होता था। उसकी टोटल करके जो एनपीवी आता था वो पॉजिटिव भले ही आ गया लेकिन वो भी रिस्की है।
तो जो आप पॉजिटिव एनपीवी पे डिसीजन लेते थे कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, वो भी रिस्की हो जाता था। मतलब रिस्की डिसीजन लेते थे, भले ही अभी पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन रिस्क ज़रूर है, इसमें रिस्क नहीं है। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट वाला कॉन्सेप्ट एंड सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोइफिशिएंट वाला कॉन्सेप्ट। आंसर्स नोट डाउन करो, मैं इसको 2 मिनट तक ऐसे ही रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 डिपेंड करता है। अच्छा, आपने रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट का एक क्वेश्चन देखा, आपने रिस्क सर्टेन इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट का भी एक क्वेश्चन देखा। अब बारी आती है सर सेंसिटिविटी एनालिसिस की। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग इट्स न्यू प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग डिटेल्स। नीचे में डिटेल्स देखो क्या दी है सीरियल नंबर के हिसाब से। पहले तो इन्वेस्टमेंट आप करोगे तकरीबन 400 करोड़ का, हर साल आप 5 करोड़ के सेल करोगे, सेलिंग प्राइस होगी 100 रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगा 50 का। एनुअल यूनिट सेल्स, अच्छा 5 करोड़ के यूनिट्स आप बिकेंगे, तो आप थोड़ा सा करेक्शन करेंगे यहाँ पे रुपीस का साइन नहीं आना चाहिए, सिर्फ 5 करोड़ आना चाहिए। सो 5 करोड़, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 50 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन आपका हो गया 50 का। फिक्स कॉस्ट पर ईयर इज 50 करोड़, डिस्काउंटिंग रेट इज 6%। कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, फाइंड द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स एनपीवी। क्या बोला, पहले तो उसने बोला कि एनपीवी निकालो, उसके बाद दूसरी चीज जो उसने बोली है वो है फाइंड द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट्स एनपीवी। जो पहले वाले पार्ट में आपने एनपीवी निकाली उस पे इम्पैक्ट निकालो, अगर 2.5% एडवर्स वेरिएंस हुआ हर वेरिएबल में, 2.5% का एडवर्स वेरिएंस हुआ हर वेरिएबल में, विच वेरिएबल इज हैविंग अ मैक्सिमम इफेक्ट। इन्होंने 6 वेरिएबल दिए हैं, कितने साल की बात की है ये तो नहीं दिया। एनुअल यूनिट, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंटिंग पर, चलो ठीक है मैं पता करके बताता हूँ। इन्होंने आंसर में कुछ लिया होगा तो वहाँ से पता चलेगा। आपको थोड़ा सा कुछ उसमें लिखना पड़ेगा। तीन साल कहीं लिखा है क्या 3 ईयर्स है? इन्होंने क्वेश्चन में भी कहीं नहीं लिखा, इसलिए अपन से भी वो चीज़ छूट गई है। यहाँ पे आप लिखो लाइफ 7th पार्ट लिख लो, लाइफ 3 ईयर्स। ठीक है सर, कैलकुलेट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हर वेरिएबल में 2.5% का चेंज लाओ और बताओ कि कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 8, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्योंकि हर साल कैश फ्लो सेम है तो आप आंसर एन्युटी वाले मेथड से निकाल सकते हो। एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कितने परसेंट से? 6% से 3 साल के लिए, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो एन्युटी कैसे निकालोगे ये भी ध्यान दो। पहले तो सेलिंग प्राइस लोगे, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आएगा। कंट्रीब्यूशन को आप यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। अब ये बड़े वाले इसमें से ये हटा दो। अब आप मल्टीप्लाई करोगे सर फिक्स कॉस्ट से। फिक्स कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस करेंगे। आप फिक्स कॉस्ट में से माइनस करोगे तो अब आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और कोई टैक्स वैक्स की फिगर नहीं दी हुई है आपको क्वेश्चन में, तो अब आप इसको क्लोज कर लो। और फिर आएगी एन्युटी और फिर आएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट 50, नंबर ऑफ यूनिट है आपके पास में 5 करोड़ के। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट है आपकी 50 करोड़ की, और 3 साल का एन्युटी फैक्टर आपको निकालना है 6% से। 1 डिवाइड बाई 1.06 इक्वल टू एम प्लस
इक्वल टू एम प्लस, और ये मेमोरी रिकॉल दैट्स 2.673। सो और माइनस इन्वेस्टमेंट आपका है 400 करोड़ का। सो 50 इंटू 5 इज 250। 250 में से 50 गए 50, सॉरी 200, 200 इंटू 2.673, 200 पर ईयर कैश फ्लो। सो 534.60 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 3 साल के कैश फ्लो, एंड 134.60 इज योर NPV। ये पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं बात करता हूँ सर दूसरे पार्ट की। अब आएगा मज़ा। दूसरा पार्ट आपको बोलता है कि हर फैक्टर में 2.5% का चेंज ला। अनफेवरेबल होना चाहिए, पहले बात तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अनफेवरेबल चेंज से ही आपको फ़र्क पड़ता है। सेलिंग प्राइस 2.5% से बढ़ जाने से आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा, तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेलिंग प्राइस 2.5% से गिर जाता है तो फ़र्क पड़ता है। सो 2.5% चेंज शुड बी अनफेवरेबल इन ईच वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद पहला, सेलिंग प्राइस 100 माइनस 2.5%, दैट्स 97.5 रख के देखो सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो फिर से एनपीवी निकालनी पड़ेगी। यस सर, फिर से एनपीवी निकालनी पड़ेगी आपको। टू 2.673। So 101.1875. This is your new NPV. परसेंटेज चेंज इन NPV यानी सेंसिटिविटी कितनी है, अब ये निकालेंगे कि पहले हमारी NPV 134.60 आ रही थी जब ओरिजिनल फिगर ली थी, लेकिन फिगर्स 2.5% से बदलने से 134.60 से NPV गिर के 101.19 पे आ गई। यही मैं बोल सकता हूँ ना कि 2.5% से आपने सेलिंग प्राइस गिराई और NPV कितने परसेंट से गिरी, ये अगर बताना है तो ये आंसर आएगा आपका कि पहले सर 134.60 थी लेकिन अब 101.19 हो गई, डिवाइडेड बाय 134.60, यानी कि कितने परसेंट से गिरी, सॉरी ये 10 से मल्टीप्लाई किया ना, यानी कि ये 24.82% से गिरी है। दिस इज व्हाट द चेंज इन एनपीवी। ठीक है। दूसरा फैक्टर, वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपये था, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से आपका नुकसान होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 51.25, 2.5% बढ़ा दो। वापस एनपीवी निकालेंगे। अब बाकी सारी चीज़ें आपने सेम रखनी है, 100 माइनस 51.25। सर आपने एनपीवी सेल्स तो बदल दिया था, 97 कर दिया था, गलत। वो सेलिंग प्राइस बदली थी तब किया था, लेकिन अगर दूसरा फैक्टर आप बदल रहे हो तो बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है। सो 100 माइनस 51.25 इंटू 5 माइनस 50, बड़ा वाला ये आएगा यहाँ पे, माइनस 50 इंटू 2.673 माइनस 400।
सो नई एनपीवी आती है 117.89 एंड परसेंटेज चेंज इन एनपीवी कितना आता है कि पहले हमारी थी 134.60, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर हमने 2.5% से बढ़ा दी तो 134.60 से गिर के 117.89 हो गई. तो परसेंटेज चेंज विल बी 12.41%. ऐसे करके हर फैक्टर में आपको 2.5% का अनफेवरेबल चेंज निकालना है. आखिरी में मैं डिसीजन बताऊंगा क्या होता है. सो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, सब कुछ रिपीट करना पड़ रहा है. तो देखो सर, मैंने हर फैक्टर में निकालने बोला तो मैंने देखो क्या क्या ले लिया. सबसे पहले मैंने सेलिंग प्राइस में निकाल लिया, वेरिएबल कॉस्ट में निकाल लिया. अब मैं एनुअल यूनिट जो हम बेचते हैं उसमें ये चेंज ला के देखता हूँ. 5 करोड़ में से वॉल्यूम 2.5% से कम होने पे नुकसान होता है, तो हम माइनस करेंगे. 5 माइनस 2.5%, 4.875 करोड़. तो एनपीवी 100 माइनस 50 इंटू 4.875 माइनस 50 इंटू 2.673 माइनस 400. सो 50 इंटू so that's 117.89. सेम. इसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं. वॉल्यूम हो गया. अब देखो, हम फिक्स कॉस्ट पर एनम ले लेते हैं. एक सेकंड होल्ड करना. ध्यान देंगे सर. अब हम बढ़ाते हैं फिक्स कॉस्ट पर ईयर. कॉस्ट बढ़ने से नुकसान होता है, सो 2.5% से कॉस्ट हम बढ़ाएंगे. एक सेकंड. ₹50 करोड़ थी, 2.5% से बढ़ाओ तो 51.25 करोड़ हो जाएगी. एनपीवी फिर से निकालेंगे. 100 माइनस 50 इंटू 5 माइनस 51.25 इंटू 2.673. अब तो याद हो गया. माइनस 400. तो 250 माइनस 51.25 इंटू माइनस 400. सो ये आता है आपका 131.26. Therefore, percentage change in NPV 134.60
134.60 में से गिर के 131.26 आया, तो कितना गिरा? बहुत कम डिफरेंस है। दैट्स 2.48%। एक बार फिर से चेक कर ले तो 50 + 2.5%, दैट्स 3 क्यों आ रहा है? $51.25। ठीक है, 2.48% आपका फाइनल आंसर आ रहा है। एक सेकेंड ना, 2.48% आपका फाइनल आंसर आ रहा है। तो ये हो गया सर फिक्स कॉस्ट में। ठीक है, एक एक करके ख़त्म करते हैं। अब डिस्काउंटिंग रेट बढ़ने से आपको नुकसान होता है। डिस्काउंटिंग रेट कम होने से एनपीवी नहीं गिरती, डिस्काउंटिंग रेट बढ़ने से एनपीवी गिरती है। सो डिस्काउंट रेट आपका ऑलरेडी 6% है, इसमें 2.5% ऐड करके 8.5 बिल्कुल मत करना, बिकॉज 2.5% चेंज बोलता है। 6 + 2.5%, दैट 6.515% करके देखो तो एनपीवी 5 करोड़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 माइनस करेंगे, और फिर एन्युटी फैक्टर अब आपको 6.15 से लेना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़े से बढ़ जाएंगे। 1/1.0615, एक बार इक्वल टू m+, 2 बार इक्वल टू m+, 3 बार इक्वल टू m+, और मेमोरी रिकॉल 2.666 आता है, -400। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे भी। $133.20 ना के बराबर फ़र्क है। पहले था 134.60, अब है 133.20। %1.04। ठीक है, उसके बाद का फैक्टर अभी दो और है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को 2.5% से बढ़ा दो तो एनपीवी क्या आएगी? 100 - 50। अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो 200 इंटू 2.673 था अपना ओरिजिनल, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 400 + 2.5% अगर आप करते हो तो 410 आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आता है हमारा 124.60, यानी 10 करोड़ से एनपीवी कम हो गई। So 10 divided by 134.60 into 100, that's 7.43%.
लाइफ को आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, उसके लिए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड ऑल दैट निकालना पड़ेगा, एंड दैट विल बी लेंदी, और ये इसमें कवर भी नहीं होएगा। सो 6 फिगर्स आर इनफ। पहला, अब आप एक चीज़ ध्यान रखो, सब में आपने सेम लेवल ऑफ चेंज लाया, वो है 2.5%, और सेम चीज़ यानी कि अनफेवरेबल चेंज लाया, जिससे हर जगह एनपीवी गिरी है। क्योंकि एनपीवी गिरती है तभी आपको पता चलता है कि कौन सा फैक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सो सब में 2.5% आपने चेंज लाया, आपने उसको भी 2.5% चेंज लाया, उसमें भी 2.5% और उसमें भी 2.5%। क्वेश्चन ये बोलता है कि कौन सा फैक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वो फैक्टर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है जो जिस फैक्टर की वजह से, जिसमें 2.5% चेंज लाने की वजह से सबसे ज़्यादा एनपीवी गिरी है। सेंसिटिव वो है जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो ध्यान दो, सेलिंग प्राइस में चेंज लाने की वजह से, यहां पे मैं लिख लेता हूं, टेबल ही बना लेते हैं ना, फैक्टर एंड इफेक्ट ऑन एनपीवी ड्यू टू 2.5% चेंज। ठीक है, हमने सेलिंग प्राइस ली, हमने वेरिएबल कॉस्ट लिया, हमने यूनिट्स लिए, फिक्स कॉस्ट लिया, डिस्काउंट रेट लिया, और बाद में इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी लिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब 2.5% के चेंज की वजह से सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस की वजह से एनपीवी 24.82% कम हुई है। 24.82% एनपीवी कम हुई। उसके बाद 12.41% एनपीवी कम हुई दोनों केस में। फिक्स कॉस्ट की वजह से आपकी 2.48% कम हुई, यहाँ 1.04% कम हुई, और यहाँ 7.43% एनपीवी कम हुई। बताओ, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि इतने फैक्टर्स में हमने 2.5% का चेंज लाया कि यार ये वाला फैक्टर 2.5% से अनफेवरेबल जाता है तो एनपीवी कितनी गिरती है। हमने ये चीज़ देखा कि यार अगर 2.5% का मामूली चेंज आया तो सेलिंग प्राइस की वजह से सबसे ज़्यादा एनपीवी गिरेगी। 25 1/4 गिर जा रही है, यानी सेलिंग प्राइस इज द मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। Since NPV is reduced at a greater extent, to a greater extent, due to selling price, it is the most sensitive factor। मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि सेलिंग प्राइस में फ्यूचर में कोई भी बदलाव आया अनफेवरेबल तो आपकी एनपीवी जो आपने कैलकुलेट की, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन एक्सेप्ट कर रहे हो, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बहुत भारी नुकसान हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग प्राइस में चेंज आया तो भी। सो दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी पे और 2 क्वेश्चन हैं आगे हम देखेंगे। सो फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतना ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे है। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए, बहुत ही आसान है। एक बार इसके आंसर देखना क्या बोलते हैं स्लाइड्स के साथ में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 मैं कराऊंगा सर। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोस्ट प्रोबेबली 10 से लेके 15-16 तक की कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। 31 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे ही हिस्से में आने वाले हैं क्योंकि वैरायटी है क्वेश्चंस में। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे एक्साइटेड। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सीखना है तो, एग्ज़ाम में पास होना हो तो। वरना आप पागल वहाँ बैठ के किसी को नहीं बना सकते, ना मुझे, ना अपने पेरेंट्स को, ना एग्ज़ाम में ICI को। आप सिर्फ खुद के साथ ही धोखा करोगे अगर आपने ये या प्रॉपर अप्रोच फॉलो नहीं की तो। आप अपने हिसाब से अपने को कंट्रोल करो। बाय बाय, सी यू।